नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। विस्तार से बात करेंगे खास मुद्दे की। जी हां, क्योंकि तमाम सारी बातों के बीच बड़ा मुद्दा है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ईरान में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। अमेरिका का वॉरशिप, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल हो चुका है, साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है और ट्रंप ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है ट्रंप ने हमले की तैयारी कर ली है, लेकिन इस बीच ट्रंप की प्लानिंग को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने अमेरिका की जगह ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी के फैसले के बाद क्या ट्रंप के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को दबोचना मुश्किल हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देश मिलकर ट्रंप का रास्ता रोकेंगे? इन सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आंकड़े हमारे फैसला आपका में। और तमाम लोगों से इस मसले पर हमने सर्वे में सवाल भी पूछे हैं, उन्होंने जवाब दिए हैं। इसके साथ साथ हम कुछ मेहमानों से इस पर राय भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ईरान के समर्थन में आए मुस्लिम देशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो तमाम सारी बातों के बीच हम चर्चा कर रहे हैं शिया सुन्नी की। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच क्या शिया और सुन्नी देश एक दूसरे के लिए आगे आ रहे हैं? क्या इस्लामिक देश ईरान पर अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए शिया और सुन्नी देशों ने अपनी आपसी दुश्मनी को भुला दिया है? क्या सुन्नी देशों ने आपसी दुश्मनी को भुला दिया है? यह सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है और सऊदी अरब, जी हां, सऊदी अरब भी अब ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है। वो भी सुन्नी बहुल देश है। दोनों देशों के बीच रिश्ता दोस्ती और दुश्मनी का रहा है, लेकिन 2023 में ही चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सालों की दुश्मनी खत्म हुई और रिश्ते सामान्य होने लगे। अब यही दोनों देश अमेरिका के खिलाफ साथ आ गए हैं और सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि ईरान पर हमले को लेकर वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। यह संकेत निकल कर आ गया है। अमेरिका को सऊदी की ना हो चुकी है। आपको तमाम सारी बातों के बीच बता दें, क्योंकि जिस तरह से संकेत निकल कर आ रहे हैं, उन संकेतों के बीच जो स्थिति हो गई है वो मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे अहम सहयोगी सऊदी अरब के अमेरिका के ईरान पर हमला करने के सूरत में ईरान का साथ देने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही ट्रंप को खबरदार किया था। अब मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को एक और झटका दे दिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देगा सऊदी अरब। अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा सऊदी अरब। अपना एयरबेस भी इस्तेमाल नहीं करने देगा। सऊदी अरब अमेरिका की जगह ईरान का साथ देगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की बात की है और खमेनी को मोहम्मद बिन सलमान ने भरोसा दिलाया है। मध्य पूर्व में अमेरिका का अहम सहयोगी माना जाता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब ने अब इनकार कर दिया है ट्रंप को कि मैं अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले में नहीं होने दूंगा। जमीन का भी इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, आसमान का भी इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। ऐसे कोई भी विमान, ऐसा कोई भी प्लेन या ऐसा कोई भी फाइटर जेट जो सऊदी अरब के आसमान से निकलेगा, उसकी अनुमति, अमेरिका के उस प्लेन के उड़ने की अनुमति, एयर स्पेस की अनुमति सऊदी अरब नहीं देगा। सऊदी अरब अपने एयर स्पेस से ऐसे किसी भी लड़ाकू विमान को गुजरने की अनुमति नहीं देगा जो ईरान पर हमला करने जा रहे हों। कई सारे संकेत हैं। अब ईरान के साथ अरब देश कौन से आके खड़े हो गए हैं, यह भी आपको देखना होगा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच पहले ही सऊदी अरब, कतर, ओमान ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जता दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों देशों ने अमेरिका को पहले ही आगाह किया था कि अगर ईरान की खमेनी सरकार को गिराने की कोशिश की गई तो वैश्विक तेल बाजार पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा और इसका नुकसान किसी और को नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होगा। दूसरी ओर खमेनी ने भी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मध्य पूर्व में अमेरिका बनाए गए सैन्य ठिकानों पर ईरान हमला कर देगा। आप मैप
समझिए, मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं और देखिए कि कितना आसान हो जाएगा। क्यों सऊदी अरब और कतर, ओमान अमेरिका की जगह ईरान का साथ देने को तैयार है। यह फैसला लिया गया है, जबकि ट्रंप तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि ईरान पर अपने हमले के वक्त जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जो और ऐसे देश हैं, वो उसका साथ देंगे। लेकिन ट्रंप को इन देशों ने ठेंगा दिखा दिया है। ईरान, सऊदी अरब, कतर और ओमान, ये 4 देश हैं जिन्होंने ठेंगा दिखा दिया है और इन लोगों ने यह बता दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। मध्य पूर्व में भी अमेरिका का कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस। अमेरिका के एक बड़े जहाजी बेड़े में मध्य पूर्व की ओर बढ़ने की बात सामने आ रही है। यह कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक बड़ा जहाजी बेड़ा लगातार बढ़ रहा है, वो ईरान की तरफ जा रहा है और वो हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकाने कौन कौन से हैं, यानी कि ईरान के इर्द गिर्द ईरान को घेरने के लिए उसने कौन कौन से ठिकाने बना रखे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का किन किन देशों में एयरबेस है और सैन्य ठिकाने हैं, यह आपको समझना होगा। कैसे वो इस देश पर अपनी जीत हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जिसके लिए सऊदी अरब ने मना कर दिया है। कतर में कौन सा है? कतर में अल उदीद एयरबेस है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस माना जाता है। बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, बहरीन के यूएस 5th फ्लीट का मुख्यालय यहीं पर है। कुवैत कैंप एरफजान अली अल समेल एयरबेस यहीं पर मौजूद है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि अल धफरा एयरबेस भी यहीं पर है, जहां से अमेरिका संचालन करता है। ईरान एन अल असद एयरबेस, इरबिल एयरबेस। इसके बाद सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया में कहां पर है? सीरिया में, पूर्वी सीरिया में सीमित अघोषित ठिकाने हैं, तेल क्षेत्र और आईएसएस की निगरानी हेतु यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जॉर्डन में है, मुवाफक सल्टी एयरबेस है, तुर्की में भी है, इस्लिक एयरबेस तुर्की में मौजूद है, जहां से अमेरिका अपने फ्लीट का संचालन करता है। अगर कहीं पर भी युद्ध की स्थिति हो तो इसे वो एयरबेस मान के यहां से संचालन करता है। अब मुस्लिम देश क्या इस्लामिक नाटो बनाएंगे? क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं? यह भी समझने की बात है, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध और अब ईरान पर अमेरिका का हमला खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम देश एक रक्षा गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं, जिसे मुस्लिम नाटो कहा जा सकता है। इस्लामी और अरब देशों के बीच जो व्यापक स्थिति है उसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि व्यापक सुरक्षा गठबंधन की मांग तेज हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या इससे इस्लामिक नाटो का उदय हो सकता है? ऐसा कोई भी गठबंधन भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। तुर्की के हथियारों की खेप, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति और सऊदी अरब के पैसे का कॉकटेल तैयार होने के कवायद को लेकर अमली जामा पहनावा जाना चाहिए। क्या इस्लामिक देश नाटो बना सकते हैं? इस्लामिक नाटो कैसा होगा, आपको बताते हैं। यह समझने की जरूरत है, क्योंकि इस्लामिक नाटो इस्लामिक और अरब देशों का संभावित रक्षा गठबंधन है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों को नाटो जैसा हो सकता है। अभी आपने देखा कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो तमाम नाटो देशों ने इकट्ठा होकर किस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया, चाहे वो पैसे की बात हो, मदद की बात हो, हथियार की बात हो। तो क्या मुस्लिम देश भी अपना एक ऐसा ही नाटो संगठन बना सकते हैं कि अगर किसी एक मुस्लिम देश पर हमला किया जाएगा तो तमाम मुस्लिम देश उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे और वो मानेंगे कि जो आपने उस देश पर हमला किया तो ये हमारे ऊपर भी हमला है। अब सितंबर 2025 में मिस्र की ओआईसी की बैठक हुई, उसमें इस बात का प्रपोजल रखा गया कि एक सदस्य देश पर हमला करते हैं तो सभी पर इसे सामूहिक हमला माना जाए। बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 से मिलता जुलता है, आर्टिकल 5 की तरह है यह तरीका। यह बैठक कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हमले के बाद हुई थी। साल 2000 में भी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी ने ही ऐसा प्रावधान रखा था। जीसीसी के 6 सदस्य देश जो कि बहरीन, कुवैत, ओमान,
कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझने की जरूरत है कि ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका और अमेरिका के दोस्त जो कि सऊदी अरब का ईरान के साथ देने का वादा है, क्या इसका इशारा यह है कि ट्रंप के खिलाफ मुस्लिम देश खड़े होंगे? रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर राजन जाम्बाल क्या कहते हैं, एक बार सुनिए। ऐसे हालत में क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा? देखिए, बोल तो दिया ट्रंप साहब ने कि हेल्प इज ऑन द वे, मदद है, बिल्कुल पास है, आप लड़ते रहिए। पर ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जून के बाद काफी डी इंडक्शन करी थी अमेरिका ने अपने जो 19 बेस हैं उनके मिडिल ईस्ट में, उनसे काफी डी इंडक्शन करी थी। अभी जो कतार में एक बेस है उसको फिर से इवैक्यूएट किया गया है। हालांकि कुछ बेसिस को उन्होंने अभी रीइंफोर्स भी किया है, पर फिर भी जो जून में इनकी स्ट्रेंथ थी मिडिल ईस्ट में उससे काफी कम है। अब यह समझने की जरूरत है कि भारत के लिए आखिर ईरान क्यों जरूरी है। आपको समझना होगा ईरान में टेंशन से भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ईरान भारत के कच्चे तेल का भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते बड़ा असर पड़ा है। 2018-19 में भारत ने ईरान से 12.3 अरब डॉलर का कच्चा तेल लिया था, जो कुल आयात का करीब 8.5% है। लेकिन 2025 में यह गिरकर महज 0.04% रह गया। यानी कि भारत के लिए ईरान की जो कारोबारी क्षमता है, वो कारोबारी साझेदारी, इसके अलावा यूरेशिया का एंट्री गेट भी है, क्योंकि ईरान का जो चाबार पोर्ट है उस पोर्ट के लिए 13 मई 2024 को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। 2026 के मध्य तक चाबार जैदान रेलवे लिंक के पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। इसमें भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास कर, मतलब आपको पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे और वो अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक सीधी पहुंच आपकी बन जाएगी। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान, जहदान, चाबार पोर्ट और पाकिस्तान, ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये चाबार पोर्ट है। ये अगर सामुदायिक दृष्टि से देखा जाए, व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि ये भारत है, ये भारत है और ये ईरान है। अब आपको अगर ये पोर्ट बन जाता है, जिसके लिए कि दोनों देशों में काम चल रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है, तो भारत अपना जितना भी व्यापार है वो यहाँ से सीधे करेगा। यहाँ पर एक रेलवे कनेक्टिविटी भी बनने जा रही है, तो यहाँ से व्यापार होगा। ये पाकिस्तान है, आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान को बाईपास करेंगे और सीधे चले जाएंगे ग्वादर पोर्ट से होते हुए और आप यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ से ये पूरा रास्ता होते हुए आप दूसरे देशों में, यानी कि दूसरी जगह निकल जाएंगे। तो ये व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान में लगातार विवाद है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती रहती हैं। और यही कारण है कि ये भारत और ईरान को कनेक्टिविटी देता है और ईरान से यहाँ होते हुए आप तमाम दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में निकल जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं, रशिया तक आप चले जाएंगे, तो रशिया से जो आपका व्यापार है वो सीधे यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आजकल व्यापारिक दृष्टि से भारत और रशिया में बहुत सारे समझौते हो रहे हैं। तो इसलिए ये ग्वादर पोर्ट और ये चाबार पोर्ट, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर अमेरिका की नज़र है, इस पर भी अमेरिका की नज़र है, यूएस की नज़र है, लेकिन ईरान इन दोनों पर नजर नहीं टिकाने देता। ये तमाम सारी चीन भी यहां पर नजर लगाए हुए है। लेकिन इस बीच ईरान पाकिस्तान में विवाद क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। पहले इनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो ईरान ने सपोर्ट पाकिस्तान को किया था, लेकिन अब तलखियां बन गई हैं। ईरान में हुई हिंसा में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। आंदोलन तो जेन ज़ी ने शुरू किया था, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस आंदोलन को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से आए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंसक रूप दे दिया है। ईरान में हिंसा का जो पैटर्न है वो ठीक वैसा ही है जैसा बांग्लादेश में है। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान आतंकी और स्लीपर सेल ट्रेनिंग लेकर ईरान में घुसते हैं। आप समझिए कि आखिर ईरान और पाकिस्तान में टकराव की वजह क्या है,
क्यों ईरान में हिंसा के लिए पाकिस्तान का हाथ ही बताया जा रहा है? क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने ही मान्यता दी थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर अब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार टकराव है। दोनों देशों के बीच 990 किलोमीटर की सीमा है और ईरान का पाक पर सुन्नी आतंकी गुटों को पनाह देने का भी आरोप लगता है। जैश अल अदल जैसे गुटों पर ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप है। पाक का ईरान पर बलूच जो अलगाववादी गुटों को छुपाने का भी आरोप लगा हुआ है। ईरान शिया मुस्लिम देश है, खुद को दुनिया भर के शियाओं का लीडर वो मानता है, और पाकिस्तान सुन्नी मुस्लिम देश है, सुन्नी बहुल देश है और उसके सऊदी अरब से गहरे रिश्ते हैं। ईरान के चाबर पोर्ट में भारत का निवेश भी पाक को लगातार खटकता रहता है। पाक लगातार इसे लेकर बयानबाजी करता रहता है। तो क्या ईरान में दंगों के पीछे CIA, मोसाद और ISIS का हाथ है? रक्षा विशेषज्ञ तमाम तरह की बातों का जिक्र करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रंजीत क्या कहते हैं, सुनिए। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि ये ईरान के पीछे जो हो रहा है अमेरिका का, ISI, CIA, मोसाद का हाथ है। अरे आजकल इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज का बहुत महत्वपूर्ण काम है। CIA अमेरिका को बताता है ट्रंप साहब को प्रेसिडेंट क्या हो रहा है ईरान में, टीवी दिखाता है। ISI बताता है, CIA, मोसाद ईरान की सब हालत बताता है इजराइल की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री नेतान्याहू साहब की बड़ी कोशिश है कि दबा के रखो ईरान को, क्योंकि ईरान हथियार देता है हुती, हमास और हिजबुल्लाह को। तो मिडल ईस्ट में बहुत तकलीफ है, क्योंकि ईरान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं रिबेलियन में। अब ईरान में शिया सुन्नी विवाद क्या है, उनकी आबादी क्या है, यह समझने की जरूरत है। विवाद मैंने आपको बताया, लेकिन ईरान में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय हैं, लेकिन बहुसंख्यक आबादी है। संविधान के तहत संविधान क्या कहता है? संविधान के तहत शिया इस्लाम वहां का आधिकारिक धर्म है। सर्वोच्च नेता, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, सभी संस्थाएं शिया के नियंत्रण में हैं। अगर कुल मिलाकर कहें तो शिया धर्म शिक्षा का वैश्विक केंद्र है और मशहद इमाम रजा की दरगाह है। ईरान में शिया की आबादी 90 से 95% है और सुन्नी आबादी वो 5 से 10% है। ईरान की सेना, जिसे IRGC कहते हैं, और न्यायपालिका, यहां तक कि मीडिया भी सब शिया धार्मिक ढांचे से जुड़े हैं। सुन्नी आबादी ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में है। कोई सुन्नी राष्ट्रपति, सर्वोच्च नेता या फिर IRGC प्रमुख नहीं बना, ना ही सेना में उच्च पदों पर है। तेहरान में आज तक बड़ी सुन्नी मस्जिद की अनुमति भी नहीं मिली है, नहीं बन पाई है। आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं। खमनेई की सेना, खमनेई की व्यक्तिगत पर्सनल सेना है, उसकी ताकत के बारे में आपको बताते हैं। IRGC से कहते हैं अगर अमेरिका हमला कर देता है तो ईरान उसका मुकाबला कर पाएगा। ईरान के सैन्य बल करीब 6 लाख सक्रिय हैं और जो उनके सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो सक्रिय 6 लाख हैं और 3.5 लाख सैनिक रिजर्व हैं। यानी कि ईरान के पास कुल 9 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इसके अलावा खमनेई की एक निजी सेना भी है जिसका नाम है IRGC। उसकी ताकत को समझिए। IRGC जो कि ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति मानी जाती है। IRGC में करीब 2 लाख सैनिक हैं। इनमें ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर स्पेस फोर्स और कुदस फोर्स और बसीज मिलिशिया शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक है। इसमें करीब 2000 से 3 मिसाइल्स हैं। पारंपरिक जंग में अमेरिका से कमजोर है ईरान। ड्रोन प्रॉक्सी और गुटों की अगर स्थिति को समझा जाए तो वहां पर हमला करना ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन ईरान की शक्ति के आगे, अमेरिका की शक्ति के आगे ईरान कमजोर है, यह भी माना जाता है। लेकिन तमाम सारी बातों के बीच अगर और समझा जाए तो आखिर हथियार क्या है? IRGC के पास हथियार और मिसाइल्स क्या हैं जो कि सिर्फ व्यक्तिगत सेना, बात कर रहा हूं मैं खमनेई की जो पर्सनल सेना है, जो खुद की सेना है,
IRGC जिसे कहा जाता है, उसके पास कितने हथियार हैं, कितनी मिसाइल हैं, ये भी एक बार गौर से देख लीजिए। शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास है, अच्छी खासी मात्रा में ये मिसाइल्स इनके पास है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो एडवांस सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स इनके पास हैं। इसके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इनके पास हैं। और तमाम सारी चीज़ों के बीच जो क्रूज और एंटी शिप मिसाइल्स हैं जिस पर अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है, वो भी इनके पास मौजूद हैं। शाहिद 136 जैसे सस्ते ड्रोन, समुद्री माइंस और मिसाइल सिटी कहा जाने वाला गुप्त बेस भी इनके पास मौजूद है, जहां पर बहुत सारी मिसाइल्स को छुपाकर रखा हुआ है, क्योंकि गोरिल्ला युद्ध में, कबीला युद्ध में ईरान को महारत हासिल है। अब ये तमाम सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इस मसले पर, क्योंकि पूरी दुनिया में चर्चा है, चिंता है, इस मसले पर हमने एक सर्वे कराया है। हम लोगों के पास गए, वहां जाकर हमने कुछ सवाल उनसे पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। सर्वे का जो पहला सवाल हमने पूछा, वो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, अगर अमेरिका ने एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट, कितना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट ईरान की ओर रवाना कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 20% लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, 20% लोगों ने कहा कि ईरान पर अब हमला करने वाले हैं ट्रंप, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। 44% लोगों ने कहा कि ईरान पर ट्रंप का मनोवैज्ञानिक दबाव है, इसलिए ऐसा किया गया है। और 32% लोगों ने कहा कि ट्रंप को खामनेई की धमकी का असर है, इसलिए ऐसा किया गया। और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, कि सऊदी, ओमान, कतर के, जी हां, सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि सऊदी, ओमान, कतर के, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है, इनकार के बाद अमेरिका ईरान पर हमले के लिए किस देश की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है? गौर से सुनिएगा। तो जवाब निकल कर आया, जो तमाम सारा जो विकल्प निकल के आया, इजराइल का इस्तेमाल कर सकता है, 49% लोगों ने कहा। पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है, 24% लोगों ने कहा। अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है, 15% लोगों ने कहा। और 25% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, ईरान में तख्ता पलट होने से भारत को नुकसान होगा क्या, जबकि चीन, पाकिस्तान को फायदा होगा? आपकी राय। हमने लोगों से यह सवाल पूछा है कि ईरान में तख्ता पलट से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। इस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है। लोगों ने क्या राय दी है, यहां पर देखिए। भारत की अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक जमीनी पहुंच को झटका होगा, 24% लोगों ने कहा। ईरान में पाक सुन्नियों का प्रभाव बढ़ेगा, 16% लोगों ने कहा। और नया शासन सुरक्षा निवेश के लिए चीन पर निर्भर हो सकता है, ये 40% लोगों ने कहा। कह नहीं सकते, ये 20% लोगों ने कहा। सर्वे का एक और सवाल जो कि हमने लोगों से पूछा, महत्वपूर्ण सवाल है, अरब देशों के अमेरिका को ना कहने का असर मुस्लिम नाटो के उदय के तौर पर हम इसे देख सकते हैं या हो सकता है? इस पर भी लोगों की राय है। क्या है, गौर से देखिए। हां कहने वाले लोगों की संख्या 100 में से 38%। इसके साथ साथ 51% लोग ना कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। और 11% लोग की जो स्थिति थी वो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये तमाम सारे सवाल हमने लोगों से पूछे हैं, लोगों ने अपनी इस मसले पर राय भी दी है और राय निकल कर आई है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय यहाँ पर है और इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, देश में हो रही है, क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा बेड़ा निकल चुका है और वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। क्या युद्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये हुआ, वैसे तमाम मुस्लिम देशों में एकजुटता सी देखी जा रही है। जो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, सऊदी अरब, उसने अमेरिका को ना कर दिया कि मेरी जमीन का इस्तेमाल मत करना, आपका एयरबेस यहां पर है, आप मेरे भरोसे अब तक धमकी देते रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करने दूंगा। और मैं अपने एयर स्पेस का, यानी कि आसमान का इस्तेमाल भी नहीं करने दूंगा। सऊदी अरब के ऊपर से अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान नहीं निकलेगा जो ईरान पर हमला करेगा, मैं उसकी अनुमति आपको नहीं दूंगा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अनिल तिवारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल तिवारी, साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि एक तरह से मुस्लिम देश धीरे धीरे ट्रंप को अपनी औकात दिखा रहे हैं या आंखें दिखा रहे हैं?
जी नमस्कार। पहली बात तो सबको मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारा आर्मी डे भी है, तो सारे जवान को और पूरे आर्मी को जिसके ऊपर देश को नाज है, उनको भी मुबारकबाद। जी अच्छा, जहां तक आप बात कर रहे थे कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, लेटेस्ट कि आपने बोला कतार और सऊदी और ओमान ने बोला है कि हम अलाउ नहीं करेंगे। तो एक तरह से रीजन क्या हुआ है कि ईरान ने जब बोला उनको कि मैं अगर यूएसए हमारे को अटैक करता है तो मैं क्या करूंगा, वो यूएसए को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। वो उनके जो बेसिस हैं, अब कटार के पास लार्जेस्ट यूएस बेस है मिडिल ईस्ट का, उसके ऊपर बॉम्बिंग करेगा, अपने मिसाइल्स भेजेगा। ट्रुप्स तो भेज नहीं सकता है क्योंकि दूसरी कंट्री है। उसके बाद दूसरे जितने बेसिस हैं उनको हार्म करेगा। तो वो जो कंट्रीज में जिनके पास बेसिस हैं, तो कोई सिर्फ बेस का ही नुकसान नहीं होगा ना, उसके आसपास भी लोगों का नुकसान होगा, लोग मरेंगे और लॉस होगा। तो इस वजह से इन कंट्रीज ने, जो अभी 3 कंट्रीज ने बोला है कि हम अपने धरती को यूएसए के लिए उनके एयरक्राफ्ट, उनके सोल्जर्स, उनके ट्रूप्स को यूज करने के लिए नहीं देंगे। तो एक तरह से बात सही भी है। और यूएसए भी अगर यूएसए को अटैक करना है तो 2-3 कंट्रीज अभी और हैं उसके पास, जैसे कुवैत है, इराक के पास तो उतना वो नहीं है, बहरीन है। लेकिन हो सकता है, मेरा मानना हो सकता है कि अगर ये टेंशन्स और आगे बढ़ती रहें तो हो सकता है बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो भी शायद मना कर दें। तो जी यूएसए के पास अब चारा क्या बचा है? वो यूएसए के पास चारा यही बचा है कि वो इजराइल का बेस यूज करे और अपना 5th फ्लीट जो उसका है वहां पे, उसके कैरियर से अपने एयरक्राफ्ट यूज करे और मिसाइल्स यूज करे। और जो उसकी आपने बोला उसका बेड़ा चल चुका है, मे भी उसके वजह से, क्योंकि वो देख रहा है कि अगर हमारे एयरक्राफ्ट नहीं जा पाएंगे, हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे उन बेसिस से, तो कहाँ से टेक ऑफ करेंगे? तो सी कैरियर से टेक ऑफ कर पाएंगे। इसलिए वो ये तैयारी कर रहा है। अब कहाँ तक वो सफल हो पाएगा, कहाँ तक बाकी कंट्रीज उसको मना करेंगी, अब 1-2 दिन में इस बात का खुलासा हो जाना चाहिए। जी लेकिन जी बहुत बहुत सीरियस सिचुएशन हो गया है मिडिल ईस्ट में, ये विदाउट डाउट है। बहुत सीरियस सिचुएशन हो गया है। और भारत की सीमाएं तो खैर बहुत दूर हैं, लेकिन जब इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाएगी तो फिर कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। तमाम सारे फर्क वहां पर पड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, अगर डिप्लोमेसी के तौर पर देखें, क्योंकि अभी तक तो अकेले घोड़े पर सवार होकर, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर ट्रंप चले जा रहे हैं। वेनेजुएला में उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद वो मैक्सिको की धमकी दे रहे थे, अब ईरान को धमकी दे रहे हैं, और पता नहीं किसके बल पर धमकी दे रहे थे। सऊदी अरब जैसे कई देशों के बल पर, जहां पर कि उनका एयरबेस है और सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब तो दोस्त भी किनारा करने लगे और कहने लगे कि ईरान पर हमला करने की शर्त पर आपको अपनी ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तो क्या कुछ अकल ठिकाने आएगी ट्रंप की, या ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, उनको जो करना है वो करेंगे? और अगर ऐसा वाकई हुआ तो क्या मुस्लिम देश एक नाटो जैसी स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं? देखिए मनोज जी, मिडिल ईस्ट रीजन में जो ऐसे राष्ट्र जो कि अमेरिका के बहुत ही क्लोज allies रहे हैं, यदि वो आज ईरान के संदर्भ में अपने रिजर्वेशंस को दिखा रहे हैं, तो उसमें उनका जाहिर है कि अपने जो राष्ट्र के, उनके अपने जो हित हैं, किसी भी यूएस ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट के वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाने की उनकी जो डर और आशंकाएं हैं, और अपने अपने राष्ट्र के जो निर्माण और विकास की प्रक्रिया में जो लगे हुए हैं, उससे जाहिर है कि ऐसी स्थिति में एक डाइवर्जन, एक डिरेलमेंट हो सकता है। तो ये जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं, वो किसी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने हाथ नहीं जलाना चाहते। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। और वो ये अवश्य चाहते हैं कि ये जो पूरी जो सिचुएशन है उसमें उनका कोई ज्यादा अहित न हो, और इस बात को इंश्योर करने के लिए वो इस तरीके की सलाहें भी दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, या अपने जो बेसिस हैं, अपनी जो टेरिटरी है, उसको न इस्तेमाल करने देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सुन्नी अरब वर्ल्ड की ईरान की जो शिया रिजीम है उसके साथ संबंधों का प्रश्न है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों राइवल्स रहे हैं और दोनों के बीच में एक इंटेंस कंपटीशन रहता है। हालांकि सऊदी अरबिया
और ईरान के बीच में संबंधों में जो डिप्लोमेटिक टाइज का रिस्टोरेशन अवश्य हो गया था। लेकिन जहां तक शिया सुन्नी का जो डिवाइड जो मिडिल ईस्ट रीजन में है वो यथावत है और वो एक रियलिटी है। और जो ये राष्ट्र हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा को और अपने विकास और उत्थान की जो मार्ग से वो भटकना नहीं चाहते, और इसी वजह से वो इस युद्ध का, इस पोटेंशियल युद्ध का कोई वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्शन नहीं होने देने की स्थिति देखना चाहते हैं। तो ये उनके अपने हित हैं। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के संदर्भ में नीतियों का प्रश्न है, तो मनोज जी, मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो वहां पर कोई एक वाइडर जो एरियल अटैक्स अंजाम दे सकता है, या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किसी हाई वैल्यू टारगेट को ईरान में टारगेट करते हुए वेनेजुएला के जैसे कोई ऑपरेशन भी अंजाम दे सकता है। ऐसी संभावनाएं मैं अवश्य देखता हूं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड या कोई लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक नहीं करने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। क्योंकि 2003 का अमेरिका का जो अनुभव इराक में था, या अफगानिस्तान में जो अमेरिका का अनुभव था, रिजीम तो उसने जरूर बदल दी, लेकिन अमेरिका की जो फोर्सेस एक बार उन राष्ट्रों में घुसी तो वो राष्ट्र तो तबाह हुए ही, लेकिन अमेरिका की फोर्सेस को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ा। उनको निकलते निकलते एक जगह इराक में तो 1 दशक का लगभग समय लगा, अफगानिस्तान में 2 दशकों का समय लगा। तो अमेरिका जाहिर है कि इन प्रदर्शनकारियों को अपना सपोर्ट तो प्रोवाइड कराएगा, और इनको सपोर्ट देने के लिए कोई एरियल अटैक, जैसा कि मैंने कहा, वो कर सकता है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी कर सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, चाहे वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स रहे हों या डेमोक्रेट्स रहे हों, सभी की आंखों में ये जो ईरानियन इस्लामिक जो रिजीम है वो खटकती रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के संबंध 1979 के बाद से लगातार तनावग्रस्त रहे हैं, और इसराइल तो इस इस्लामिक रिजीम जो ईरान की है उसको अपने अस्तित्व के लिए एक संकट के तौर पर देखता है। और ईरानियन रिजीम की तरफ से भी जो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के जो नारे लगाए जाते हैं, उससे भी ईरान और अमेरिका की शंकाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और यही कारण है कि अमेरिका और इसराइल दोनों इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं, चाहे वो अक्रॉस द पार्टी लाइन में बात कर रहा हूं, चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, सभी इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं। और इसराइल का इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। तो ये जो बात है कि अमेरिका और इसराइल निसंदेह ये चाहते हैं कि इस्लामिक रिजीम का पतन हो जाए। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि ईरान में अगर ये इस्लामिक रिजीम कोलैप्स करती है तो ईरान के जो आम लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। और उस जी ईरान जी, के ऊपर विनोद दत्ता मेरे साथ मौजूद है, मैं various उनके पास जो चलूंगा। sanctions विनोद जी, हैं, आपका अनुभव क्या कहता है वर्तमान परिस्थितियों को देखकर, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उसमें आपका अनुभव? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह की सूरत हाल ईरान में देखी जा रही है, यकीनन अमेरिका चाहेगा कि साहब वहाँ चेंज ऑफ रिजीम हो, और वो इस चीज इस सूरत को लाने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत में था। लेकिन इस्लामिक रिजीम काफी वेल एंट्रेस्ड है, और अमेरिका हालांकि काफी पैसा, मतलब तन मन और धन तीनों से वहाँ डिप्लॉयड है, और उसके जो एजेंट्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं वो उन लोगों को उकसा रहे हैं कि साहब वो जितने भी मरकज हैं, जितने कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जितनी रिलीजियस, जैसे आपने देखा मस्जिदों को भी आग के हवाले कर दिया गया, तो वहाँ वो कब्जा करें और इस्लामिक रजीम को मतलब मजबूर करें कि या तो वो पलायन कर लें या वो सत्ता छोड़ दें। लेकिन जिस तरह से देखिए, एक प्रो इस्लामिक रजीम भी एक धड़ा है जो काफी मतलब जो खुमैनी के फेवर में है। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका, देखिए आजकल युद्ध दो देशों के बीच में नहीं होते हैं, ये एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और जैसे कहते हैं, कई लोग पूछते हैं कि साहब क्या विश्व युद्ध होगा? विश्व युद्ध तो ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि ईरान अकेले नहीं लड़ेगा, ईरान के साथ रशिया, चाइना, टर्की, हालांकि टर्की नेटो का मेंबर है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो ईरान को सपोर्ट करेगा। तीसरी चीज ये है कि देखिए साहब, सारा ये जो खेल हो रहा है ये केवल तेल के लिए है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वो एक साथ इसलिए आवाज उठाएंगी या एक साथ इसलिए इकट्ठे होंगे क्योंकि आप ये देखिए, वेनेजुएला जिसके पास सबसे ज्यादा भंडारण है तेल का,
उसको अमेरिका ने काबू कर लिया है। क्यूबा पे उसकी नजर है, कोलंबिया पे उसकी नजर है, इराक का तेल वो कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अमेरिका एक बार जहां गया, आपने देखा रजा शाह पहलवी की जब सरकार थी, तो ऑलमोस्ट ईरान को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया गया था। इसीलिए इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में। तो इन सब चीजों को देखते हुए इन देशों के, मतलब वो कहते हैं ना कि इनके वजूद पे भी खतरा आया है, तो ये सब एक इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। और ये जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहते हैं ना कि साहब जैसे मुनरो डॉक्ट्रिन थी कि साहब वेस्टर्न हेमिस्फेयर मेरा है, अब तो इन्होंने ये कर दिया है कि साहब जहां भी नजर ट्रंप साहब की जाती है, वो कहने लगते हैं कि साहब ये ये हमारा हिस्सा है, या हम इसको जबरन ले लेंगे। तो इससे काफी देश नेटो में भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जो अमेरिका के खिलाफ हैं। आप देखिए ग्रीनलैंड को लेके जब उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए हैं, तो उसमें कई देश ऐसे हैं जो प्रखर रूप से अमेरिका की मजम्मत कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका भी थोड़ा सा बैकफुट पे है। वो ये नहीं चाहता, क्योंकि आज अगर अमेरिका अटैक करता है, तो जैसे एवीएम साहब ने बताया था, संजीव श्रीवास्तव साहब ने ही बताया था कि कोई भी अमेरिकन बेस बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा, वो वल्नरेबल होगा। और मिसाइल सिस्टम जो है ईरान का, वो बहुत ही सटीक और काफी कारगर है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका भी थोड़ा सा एक बैकफुट पे है। लेकिन हाँ, अमेरिका इस सिचुएशन को जरूर एनकैश करना चाहेगा, और वो प्रेस ऑन करेगा कि साहब ये जो रिवोल्यूशन है ये और भड़के, ये जो आंदोलन हो रहा है ये और भड़के, और वहां वो रजा शाह जो पहलवी के बेटे हैं उनको वो काबिज कराए, और एक जी कठपुतली सरकार वहां बिठा के उनका भी तेल जो है उसको वो कंट्रोल करने लगे। जी जी, संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार उनके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले अनिल तिवारी जी हैं, उनके पास भी चलूँगा। अनिल जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई, क्योंकि हमने वेनेजुएला में देखा ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की बात की गई, लेकिन असली खेल तेल का था। और इराक को लेकर भी यही बात की जा रही है, रूस से कोई तेल ना खरीदे, उसे लेकर अमेरिका किस तरीके से दादागिरी कर रहा है। अब क्यूबा की बात भी की जा रही है, जहाँ जहाँ तेल की स्थिति है। मैक्सिको को धमकी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो चांदी का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, और वहाँ से चांदी सीधी चाइना जा रही है, और चाइना चांदी में खेल कर रहा है। डॉलर और चांदी के बीच जो रस्साकसी चल रही है, उसमें भी एक अजीब सी स्थिति है। तो जो इन तरह की जो चीज़ें देखी जा रही हैं, उनके मद्देनज़र ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा, पुराने ज़माने में जो जागीरदार होते थे, जो किसानों पर लगान लगा देते थे, उनसे मजदूरी कराते थे, जितना शोषण चाहते थे, जिस किसी की ज़मीन हड़प लेते थे, कुछ उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है अमेरिका। किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कोई तो रोकेगा, क्योंकि इसके कारण पूरे विश्व की स्थिति एक अस्थिरता के तौर पर देखी जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे पहले ये बोलना चाहूंगा जी कि ईरान से अमेरिका की पहले दुश्मनी नहीं थी। वो कभी अटैक करने की बात, ये सब बातें नहीं करता था। कब से शुरू हुआ है? जब से ईरान ने अपना न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम को शुरू किया है, और जब आगे बढ़ता गया, एनरिचमेंट धीरे धीरे करता रहा, उसके बाद से अमेरिका की चिंता बढ़ गई। उसका डर क्या है? अमेरिका का डर क्या है? अमेरिका सारे जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके अंदर उसके बेसिस हैं। और ईरान, एक तो तेल उसके पास बहुत है। तेल का मतलब पैसा होता है, पावर होती है। जब भी अगर तेल बेच लेगा तो उसका पावर बढ़ जाएगी, उसके पैसे बढ़ जाएंगे। ही कैन बाय, वो आर्मामेंट खरीद सकता है, जहाज खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो यूएसए का जितना वहां पे होल्ड है, जितना कंट्रोल है, वो रह नहीं जाएगा। और जब से ईरान ने अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी शुरू की है, उसको एनरिचमेंट शुरू की है, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश शुरू की है, अमेरिका इस ताक में रहा है। और उसका साथी जो इजराइल है, वाजिब बात है, उसका बहुत खास दोस्त है, तो इजराइल को भी खतरा है। तो इस खतरे से बचने के लिए वो हमेशा ईरान को दबाने की कोशिश करता रहा है। तो ये जब तक, और ये चाह क्यों रहे हैं? क्योंकि जो कट्टरवादी, जो उनकी जो रिजीम है, वो इनकी सुनेंगे नहीं। सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? कोई डेमोक्रेसी वाला, कोई राजा आ गया, कोई ऐसा इंसान आ गया, रूलर आ गया जो इनकी बात सुने, वो अपना न्यूक्लियर को बंद कर देगा।
वो जब तक वो नहीं आ जाएगा, यूएसए को डर लगा रहेगा, पूरे इस एरिया में डर लगा रहेगा। यूएसए को तेल से उतना फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास खुद का इतना तेल है, तो ईरान के तेल से उसको डायरेक्टली नहीं फर्क पड़ता है। और जहां तक ईरान का वो है कि उसके जो सारा ऑयल जो आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, 20%, दुनिया का 20% ऑयल और 25% गैस वहां से जाता है। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है ईरान। अगर आज लड़ाई हो जाती है और यूएसए उनको अटैक कर देता है, एरियल अटैक करेगा, अभी ट्रुप्स को ग्राउंड पे नहीं डालेगा। 2-3 दिन पहले आपसे डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा था कि अभी ट्रुप्स नहीं डालेगा वो। एक तो टेरेन उसका ऐसा है, एंड वो क्यों लॉसेस लेगा? अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ शिप्स को उड़ा दे, फास्ट अटैक बोट्स हैं उसके पास, माइंस लगा दे और वो बंद हो जाए, 33-34 किलोमीटर का रास्ता है, तो आप ये बताइए कि पूरा पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी में बिल्कुल एक हाहाकार मच जाएगा। मार्केट्स गिर जाएंगे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जी, गेन किसका होगा? गेन आप अगर देखेंगे, अगर न्यूट्रल उससे देखते हैं, यूएसए का कोई गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएसए की मार्केट भी डाउन होगी, यूएसए के शेयर मार्केट डाउन होंगे, सब कुछ डाउन होगा, प्राइसेस ऑयल के बढ़ जाएंगे। ईरान को भी गेन नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर ईरान ऑयल जो भी चाइना को देता है, काफी चाइना को देता है, इंडिया को देता है, कुछ और कंट्रीज को देता है, उससे जो पैसे आते हैं उससे अपनी कंट्री को चला रहा है वो। अदरवाइज सैंक्शन इतने ज्यादा हैं, तो गेन इसमें किसी का नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ईगो हासिल आ गया है। और यूएसए चाहता है कि इसके न्यूक्लियर, जिस दिन ईरान बोल दे, चाहे उसका कट्टरवादी रूलर ही है, बोल दे कि ये लीजिए मैंने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, अब मैं किसी टेररिज्म में साथ नहीं दूंगा, यूएसए उसका दोस्त तो नहीं, लेकिन उसको उसके ऊपर अपनी नजर जो गड़ाए रखा हुआ है वो हटा देगा। तो जो लुबे लुबा जिस कहते हैं, बात क्या है? उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात है, वो नहीं चाहता। अब आपको मैंने 2-3 दिन पहले हमारी जब बात हो रही थी, हमने कहा नॉर्थ कोरिया को कोई नहीं को परेशान करता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उसका न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसके बाद तो कोई उसको अटैक करने नहीं जाएगा, क्योंकि उससे डर है, उससे डर है। संजीव जी तो मेरे साथ जो मौजूद है। इसमें संजीव जी, ईगो का हर है, देश सारा की कुछ अपनी ईगो का है। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। यहाँ पर जो ईरान की सबसे बड़ी निगेटिविटी है वहाँ का कट्टरवाद, कट्टरपंथ, और जो कि वहाँ के युवा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, महिला इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। यही सवाल है कि वो सड़कों पर निकल आए, और वो आंदोलन ठीक ऐसा ही हमने नेपाल में देखा, ऐसा ही आंदोलन हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। सेंट मार्टिन चाहिए था, लेकिन बात कहीं और से निकल गई। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर देश की ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दूर बैठकर उस देश के तमाम इन मुद्दों से, वहाँ की भावनाओं को, चाहे वो जेंजी हो, महिलाएं हो या आर्थिक स्थिति, उनसे खेल सकता है। ये आने वाले समय में कितना खतरनाक। और इसके साथ साथ स्टारलिंक की बात भी करूंगा कि भले ही ईरान ने अपने देश में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन स्टारलिंक आया, उसने वहाँ के सारे लोगों को इंटरनेट दे दिया, और वो जो तमाम जो नरसंहार की तस्वीरें थी, 12,000 लोगों के उनके शव थे, वो दौड़ने लगे, पूरी दुनिया में चले गए, और उससे और चीज़ें बाहर निकल गईं। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, ये आने वाले समय में किसी भी देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए मनोज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा है, लेकिन मैं ईरान के संदर्भ में ये अवश्य कहना चाहता हूं कि ईरान की ये जो इस्लामिक रिजीम जो कि 1979 से लगातार बनी हुई है, इसने अपने राष्ट्र की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने पहले भी देखा था कि चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो लोकतंत्र के समर्थक हों, सभी को इस इस्लामिक रिजीम के द्वारा ब्रूटली क्रश किया गया। पहले भी ऐसे बड़े आंदोलन वहां पर हुए हैं, सड़कों पर लोग पहले भी उतरे हैं, और उनको जाहिर है कि इस इस्लामिक रिजीम ने क्रैक डाउन के ऊपर मैसिव तरीके का किया। 2022 में महसा अमीनी नामक एक युवा ईरानी महिला को जिस तरीके से वहां की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस, जो कि अपने इमोरल कार्यों के लिए ही जानी जाती है, उसने डिटेन किया, उनकी एक कस्टडी में ही हत्या कर दी। उसके बाद भी एक बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ था, और उसको भी ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा ब्रूटली क्रश किया गया था। लोगों को पब्लिकली हैंग किया गया था, गोलियों से लोगों को भूना गया था, अनेकों लोगों को जेलों में प्रताड़नाएं दी गई थी। तो ये सब ईरान की इस्लामिक रिजीम ने पहले भी किया है, और शक्ति के माध्यम से लोगों की आवाजों को दबाने का जो काम है वो ईरान ने किया है, ईरान के इस्लामिक रिजीम ने किया है। लेकिन वर्तमान समय में मनोज जी स्थिति थोड़ी अलग है। वहां पर आर्थिक संकट अब इतना बढ़ गया है
और जाहिर है कि उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस उसका एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो ईरान की अपनी सरकार का जो मिसमैनेजमेंट, अपने लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार और वहां पर महिलाओं के को विशेष रूप से जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे में जाहिर है कि लोगों का गुस्सा तो निसंदेह है। आर्थिक फैक्टर्स भी अब ज्यादा प्रभावी हो गए हैं और लोगों के घरों में जो ठीक तरीके से दैनंदिन चीजों वस्तुएं ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में ये जो अनेक जो फैक्टर्स हैं, आर्थिक हो, सामाजिक हो, और वहाँ की जो ब्रुटैलिटी वहाँ की रिजीम करती है वहाँ के लोगों के ऊपर, वो सभी फैक्टर्स आप कंपाउंडेड होकर के एक बड़ा संकट इस इस्लामिक रिजीम के लिए उन्होंने पैदा कर दिया है। जी और जहां तक विदेशी शक्तियों की बात है, तो मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि वहां पर अमेरिका की जो CIA और इजराइल की जो मोसाद पूरी तरह से एक्टिव है और वो अपना पूरा सपोर्ट दे रही है। स्टारलिंक की आपने चर्चा की, निसंदेह इस तरीके का जो इंटरवेंशन जो साइबर डोमेन के माध्यम से वहां पर अमेरिका ने पहले ही कर दिया है और उस तरीके का जो सपोर्ट उनको प्रोवाइड करा दिया गया है। लेकिन एक बात जी आपने जी जो जी महत्वपूर्ण बात कही थी, मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि देखिए, विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। जी जहां पर ऐसी रिजीम्स जहां जिसको कि बदलने की आवश्यकता है, उसके बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति, सुरक्षा, स्थिरता नहीं हो सकती। नहीं हो वहां पर सकती, ये बात जरूर सही, इस आप तरीके सही कह रहे के हैं। समय कम है। विनोद दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संक्षेप में विनोद दत्ता साहब, बेड़ा आगे बढ़ रहा है ईरान की तरफ, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच क्या होगा? जैसे कहा जा रहा है कि जमीनी युद्ध नहीं होगा, एयर स्ट्राइक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, जमीनी युद्ध के कारण तो बन नहीं रहे हैं, और क्योंकि जो रण कौशल है उसकी पूरी वो कहते हैं दिशा और दशा दोनों चीज बदल चुकी हैं। आपने देखा होगा रूसो यूक्रेन वॉर में भी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन है या एयर डिलीवरी सिस्टम है या लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन्स है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल वो पहले आप देखते थे कि साहब वर्ल्ड वॉर 1, 2 या 1971, 65 वॉर में भी जो बॉर्डर एरियाज में काफी नुकसान होता था। आजकल बॉर्डर्स की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह गई जी। है। मतलब कोई भी टारगेट कहीं से भी उसको रजिस्टर और एंगेज किया जा सकता है। हम्म। लेकिन हाँ, अमेरिका ने अपने जो फ्लीट्स हैं उनको प्री पोजिशन किया है, पावर प्रोजेक्शन है, और उसने देखिए वो ये नहीं चाहता अमेरिका के साहब, अमेरिका के जो बेसिस हैं गल्फ में 10-11 कंट्रीज में उसके बेसिस हैं, क्योंकि अगर अमेरिका अटैक करता है तो यकीनन उन पे ईरान अटैक करेगा। अगर जी ईरान उन पे अटैक करता है तो कोलेटरल डैमेज भी होगा, और कोलेटरल डैमेज होगा तो बाकी के देशों के साथ भी उसके रिश्ते जो है वो खटास में मिल जी सकते जी हैं। जी तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने ऑलरेडी अपने जो नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आगे कर दिया है, जी और दे आर एज गुड एज ए डिविजनल स्ट्रेंथ के बराबर उनके पास असला है। जी 90 जी एयरक्राफ्ट हैं, एक हम्म। USS रूजवेल्ट मूव किया गया हुआ है, पर्शियन